तो इस क्लास में हम सबसे पहले एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मतलब डिफरेंट जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो मतलब डिफरेंट एसिड बेस हैं और उनको अलग अलग थ्योरीज में कैसे एसिड या बेस माना गया है उसको पढ़ने वाले हैं। मीन्स डिफरेंट एसिड बेस थ्योरी जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो सबसे पहले जो हम थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो आर्हेनियस कंसेप्ट है। वो क्या है, ये आर्हेनियस कंसेप्ट है। आर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है? आर्हेनियस कंसेप्ट ये कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे सारे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड्स हैं। H पॉजिटिव आयन देने वाले सारे सब्सटेंस जो हैं वो क्या हैं, वो एसिड हैं। और OH नेगेटिव आयन देने वाले वो सारे सब्सटेंस बेस हैं। मीन्स अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डाल देते हैं और उसका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं और वो सब्सटेंस वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे हम HCl ले लेते हैं, क्या लिया हमने, HCl। तो HCl को अगर हम पानी में डाल दें तो ये H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो चूंकि ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। अब जैसे दूसरा ले लें हम, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। अगर हम इसको पानी में डाल दें तो ये H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ये वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रखा, ये एसिड की कैटेगरी में रखा गया। H2SO4 ले लें। H2SO4 क्या करता है, वाटर में डाल दे तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसको कहाँ रखेंगे, इसको एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। तो सभी बच्चों को एकदम क्लियर है कि ऐसे सारे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। कुछ एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, जैसे H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या है, H3PO4। तो H3PO4 जब आयोनाइज होता है तो क्या करता है, 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। तो ये भी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसे हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे बेटा, एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। एसिटिक एसिड है CH3COOH। ये क्या होगा, अगर जब ये पानी में डाल दें तो ये आयोनाइज हो जाएगा। पानी में डालने पर क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन प्लस CH3COO नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा, एसिड की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर अगर हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, अगर पानी के अंदर कोई सॉल्यूशन बनता है, अगर हम किसी सब्सटेंस का पानी के अंदर वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में मींस वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एसिड्स बोलते हैं। ये किस कंसेप्ट के अंदर आता है, ये आर्हेनियस कंसेप्ट के अंदर आता है। और ऐसे सारे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। अगर हम इसको पानी में डालें तो ये क्या हो जाएगा, पानी में Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही अगर हमने क्या लिया, कोई जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, KOH ले लिया। अगर हमने KOH लिया और पानी में डाला तो ये K पॉजिटिव बनाएगा प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। तो OH आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, इसको बेस की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे अगर हमने सोडियम, बेस की कैटेगरी में रखेंगे। तो बेस क्या है, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में डालोगे तो वीक बेस है, पानी में डालोगे तो ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। यहां पर थोड़ा सा मैं एरो पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पर मैंने केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाया है, यहां पर भी मैंने केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाया है, जबकि यहां पर मैंने रिवर्सिबल को मार्क किया है।
इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ऑलमोस्ट आयोनाइज हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑलमोस्ट आयोनाइज हो जाएंगे, इसलिए हमने इसका केवल फॉरवर्ड में बनाया हुआ है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी केवल फॉरवर्ड में बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये रिलेटिवली कैसे हैं? वीक। तो हम इनका अगर मार्क करें तो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मार्क कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट प्रोटॉन जो है वो तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, H2SO4 में तेजी से निकल जाता है, और दूसरा प्रोटॉन भी थोड़ा सा कम निकलता है, लेकिन वो भी सफिशिएंटली क्या रहता है? आयोनाइज्ड रहता है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि आर्हेनियस कंसेप्ट हमें क्या कहता है। आर्हेनियस कंसेप्ट हमसे कहता है कि ऐसे सारे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देंगे वो क्या होंगे? वो एसिड होंगे, और जो OH नेगेटिव आयन देने वाले हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो बेस हो जाएंगे। अब इसमें अगली जो थ्योरीज है, अगली जो थ्योरी है वो क्या है? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, या लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। तो लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट क्या कहता है हमसे? लॉरी और ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट कहता है कि ऐसे सारे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर हैं, रिएक्शन में प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, वो एसिड हैं, और ऐसे सारे सब्सटेंस जिनमें प्रोटॉन को लेने की टेंडेंसी होती है, जिनमें क्या होती है? प्रोटॉन को लेने की टेंडेंसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या कह रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या कहता है कि ऐसे सारे सब्सटेंस जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन डोनेट कर दें, वो क्या है? वो एसिड हैं, और ऐसे सारे सब्सटेंस जो रिएक्शन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लें वो क्या हो जाएंगे? वो बेस हो जाएंगे। कुछ एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। तो व्यू बोर्ड पर हम इसको लेते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। तो आपको सारा ये बात क्लियर हो गया होगा कि ऐसे सारे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, ऐसे सारे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। मींस प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स and proton acceptor are base. Proton donor are acids and proton acceptor are base. अब इसके हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ एक क्या करते हैं? एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने सपोज करो वाटर के अंदर HCl लिया, क्या लिया? वाटर के अंदर HCl लिया, तो HCl है प्लस वाटर है, और इसमें इक्विलिब्रिया किस तरह से स्टेबलाइज होगा कि HCl प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, HCl प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और वाटर प्रोटॉन को ले लेगा। तो वाटर प्रोटॉन को लेकर H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा, प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। वाटर क्या करेगा? H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा, प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। आप इस रिएक्शन में बता सकते हैं कि प्रोटॉन किसने डोनेट किया? HCl है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एसिड हो जाएगा। एक्सेप्ट किसने किया? वाटर ने। तो ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। तो HCl है वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, और वाटर है वो क्या आ जाएगा? वो बेस आ जाएगा। अब यहां पर ये बन गए H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसी है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब H2O क्या करेगा? अब जो लौटती हुई रिएक्शन है इसमें प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है? लौटती हुई जो रिएक्शन है इसमें प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है? इसमें प्रोटॉन डोनेट कर रहा है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव प्रोटॉन दे रहा है और Cl नेगेटिव आयन प्रोटॉन को ले रहा है। तो लौटती हुई रिएक्शन में ये एसिड है और ये क्या है? ये बेस है। तो जिसने प्रोटॉन दिया, एसिड ने प्रोटॉन दिया, वो बेस में कन्वर्ट हो गया, और जिसने बेस ने प्रोटॉन लिया वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। मींस एसिड प्रोटॉन देने के बाद बेस बना लेता है, और बेस प्रोटॉन लेने के बाद एसिड बना लेता है। और आप इन देखना कि इस पेयर में, एसिड बेस के पेयर में केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, और इस पेयर को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर कहते हैं। अभी थोड़ी देर से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल पहले हम और ले लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हमने लिया NH3 प्लस क्या किया? H2O। तो ये क्या होगा? इस रिएक्शन में, इस इक्विलिब्रिया में वाटर प्रोटॉन दे देगा और NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। साथ साथ में आप एग्जाम्पल लिखते चल रहे हैं। वाटर क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा और NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो NH3
NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव में, और वाटर क्या बना लेगा, OH नेगेटिव बना लेगा, वाटर OH नेगेटिव बना लेगा। तो NH3 यहां पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और वाटर यहां पर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन डोनर है। तो NH3 एक्सेप्टर, वाटर डोनर। तो NH3 क्या हो गया, यहां पर बेस हो गया, और वाटर क्या हो गया, एसिड हो गया। NH3 बेस हो गया और वाटर एसिड हो गया। आपने ये देखा है कि ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और नीचे वाली रिएक्शन में वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और नीचे वाली रिएक्शन में वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। मींस हमको ये क्लियर है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर वाटर, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। मींस इसका बिहेवियर एम्फोटेरिक नेचर का है। वाटर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अंदर कैसा है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अंदर वाटर एम्फोटेरिक है। तो अगर हम इसी का एक इक्विलिब्रिया लिखें कि वाटर प्लस वाटर H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया, और एक ने उसको एक्सेप्ट किया। तो जिसने एक्सेप्ट किया वो तो हो गया बेस, जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या हो गया, वो तो हो गया बेस, और जिसने डोनेट किया, जिसने डोनेट किया वो क्या हो गया, वो एसिड हो गया। तो यही एसिड है और यही बेस है। और जहां जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस, और प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है। H2O ने प्रोटॉन लेने के बाद H3O पॉजिटिव बनाया, H3O पॉजिटिव में अब प्रोटॉन को देने की, डोनेट करने की टेंडेंसी आ गई, तो ये क्या हो गया, ये एसिड। और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद अब इसके अंदर प्रोटॉन की कमी हो गई। एक्चुअल में हम ऐसा लिखें कि ये वाला पेयर यहां आया, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो इसने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन देने के बाद OH नेगेटिव बनाया है। अब इसके अंदर प्रोटॉन की कमी हो गई, इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। और जो बेस था, ये जो बेस था, इसने क्या किया, प्रोटॉन लेने के बाद अब इसके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो गई कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो बेस ने प्रोटॉन लिया प्लस H पॉजिटिव बनाया, H पॉजिटिव गेन किया, और H3O पॉजिटिव बनाया। इसने क्या किया, इस डायरेक्शन में जाते हुए इसने क्या किया, एक प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। तो प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद ये बेस में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि इसके अंदर अब प्रोटॉन को लेने की टेंडेंसी आ गई। अब इसके अंदर क्या आ गई है, प्रोटॉन को लेने की टेंडेंसी आ गई। तो क्लियर है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में जो वाटर है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। मीन्स ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर ये एम्फोटेरिक नेचर का है। कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर का है। हम यहाँ पर फिर से लौट के आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि NH3 ने एक प्रोटॉन को गेन किया, NH3 ने क्या किया, एक प्रोटॉन को गेन किया और NH4 पॉजिटिव बना दिया। अब इसमें प्रोटॉन एक्सिस में आ गया। अब ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, और रिवर्स रिएक्शन में, लौटती हुई रिएक्शन में प्रोटॉन ये डोनेट कर रहा है। तो अब ये रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या हो गया, एसिड हो गया, और OH नेगेटिव अब प्रोटॉन को गेन कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या हो जाता है, कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट हो जाता है, या कहें कि बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटॉन लेने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई सब्सटेंस अगर प्रोटॉन देने के बाद अगर वो बेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो बेस है और उसका ओरिजिनल एसिड है उसके अंदर एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो एसिड बेस के ऐसे पेयर जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है उसे हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन के अंदर देखें, ये एसिड है और ये इसका बेस है, HCl एसिड है और ये इसका क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो एसिड और बेस के पेयर में किसका डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। मतलब इधर ये प्रोटॉन रिलीज करके और इधर प्रोटॉन गेन करके, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस H पॉजिटिव।
तो ये प्लस माइनस H पॉजिटिव है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो ऐसे पेयर को हम कॉन्जुगेटेड एसिड या बेस पेयर कहते हैं। यहां पर भी देखो H2O बेस, सॉरी H2O बेस और H3O पॉजिटिव एसिड के बीच में भी किसका डिफरेंस है? एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर हो गया। क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर हो गया। क्लियर ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, मैं एक बार यहां पर भी लिख रहा हूं। जैसे हमारे पास NH3 है, इसको हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया तो इसने क्या बनाया? NH4 पॉजिटिव का फॉर्मेशन किया प्लस OH नेगेटिव बनाया। NH4 पॉजिटिव का फॉर्मेशन किया प्लस क्या बनाया? OH नेगेटिव बनाया। तो जो बेस था जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अब वो उसमें प्रोटॉन देने की टेंडेंसी आ गई। अब उसके अंदर क्या आ गई? प्रोटॉन देने की टेंडेंसी आ गई। अब उसके अंदर एक प्रोटॉन का एक्सेस हो गया है, तो ये आसानी से प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो अब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो एसिड बेस के ऐसे पेयर जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है उसको हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर कहेंगे। और ऐसे ही ये क्या है? यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, प्रोटॉन दिया है, और प्रोटॉन देने के बाद इसका जो बना पार्ट उसमें प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी आ जाएगी और रिवर्स रिएक्शन में वो प्रोटॉन ले रहा है, तो यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस एसिड और इस बेस में कितने का डिफरेंस है? प्लस माइनस एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो ऐसे पेयर को हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। और उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एसिड और बेस के ऐसे पेयर, एसिड और बेस के ऐसे पेयर जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है उसे हम कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर। कोई भी सब्सटेंस एक प्रोटॉन रिलीज करने के बाद, कोई भी सब्सटेंस एक प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है और एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास H2SO4 है। ये क्या करेगा? H2SO4 है, ये एक प्रोटॉन निकाल दे अगर अपने अंदर से, माइनस H पॉजिटिव कर दे, तो ये HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। तो H2SO4 और HSO4 में नेगेटिव में, H2SO4 और HSO4 नेगेटिव में क्या रिलेशन है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? हाँ, इन दोनों में ये रिलेशन है कि ये इस एसिड का ये कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, इस एसिड का ये कॉन्जुगेटेड क्या हो गया? बेस हो गया। ये फिर से एक प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, ये फिर से एक प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। तो प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, माइनस H पॉजिटिव कर दिया, तो बनाया इसने SO4 2 नेगेटिव। क्या फॉर्म किया? SO4 2 नेगेटिव। तो HSO4 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव में एक प्रोटॉन कम है, SO4 2 नेगेटिव में एक प्रोटॉन कम है, तो एक प्रोटॉन कम है तो वो क्या हो जाएगा? वो बेस हो जाएगा। कॉन्जुगेटेड बेस में एक प्रोटॉन कम होता है, या कहें कोई भी सब्सटेंस एक प्रोटॉन को निकालने के बाद कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है। तो इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस ये हो गया। ध्यान दें, इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस ये है। अब हम इसको एसिड कह रहे हैं। इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है? ये है। इस बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड ये है और इस बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड ये है। ये जो है HSO4, इसका कंजुगेटेड एसिड है H2SO4 और इसका कंजुगेटेड बेस है SO4 2 नेगेटिव। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया कि एसिड बेस के ऐसे पेयर जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है उसे हम कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर एक प्रोटॉन को रिलीज करता है तो वो क्या बनाता है? वो कंजुगेटेड बेस में कन्वर्ट हो जाता है और एक प्रोटॉन को गेन करने के बाद वो कंजुगेटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, H3PO4। ये आयोनाइज होके, H3PO4 आयोनाइज होके क्या दे रहा है? H2PO4 नेगेटिव, एक प्रोटॉन को रिलीज करके H2PO4 नेगेटिव। ये फिर से एक प्रोटॉन को रिलीज कर देगा और बनाएगा HPO4। क्या बनाएगा? HPO4 2 नेगेटिव, और फिर से एक प्रोटॉन को रिलीज कर देगा माइनस H पॉजिटिव और बनाएगा PO4 3 नेगेटिव। तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये है। अब रिवर्स रिएक्शन में देखते हैं।
क्या देखते हैं? रिवर्स रिएक्शन में। तो रिवर्स रिएक्शन में, लॉकटिव रिएक्शन में, ये एक प्रोटॉन को गेन कर लेता है, प्रोटॉन को गेन कर लेता है, तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये हो गया। इसके रिवर्स रिएक्शन में इसने फिर से एक प्रोटॉन को गेन कर लिया, तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये हो गया। और इसने फिर से एक प्रोटॉन को गेन किया, तो ये बनाया, प्रोटॉन को गेन करके, तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये हो गया। क्लियर ना? इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये, इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये, इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये। ठीक है, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये, और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये। अब मैं इसको लिखता हूं, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बताएं। तो प्रोटॉन गेन करके एक प्रोटॉन जोड़ दो, जो बनेगा वो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। इसका कॉन्जुगेटेड बेस बताएं, इसको, इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दो, जो बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बेस होगा। तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये और कॉन्जुगेटेड बेस ये, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये, इसका कॉन्जुगेटेड बेस वो। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड एसिड यानी बेस क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड को एक बार और देख लें। प्रोटॉन निकाला, कॉन्जुगेटेड बेस बना, प्रोटॉन निकाला, कॉन्जुगेटेड बेस बना। इसने प्रोटॉन को गेन किया, प्लस H पॉजिटिव। इसने प्रोटॉन को गेन किया तो कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। इसने प्रोटॉन को गेन किया तो कॉन्जुगेटेड एसिड ये बन गया। ठीक है ना? कोई समस्या वाली बात तो नहीं है? ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने NH3 लिया और इसमें से अगर मैं एक प्रोटॉन को रिलीज कर दूं, हटा दूं, तो बताओ क्या बनेगा? NH3 का कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। वो सब्सटेंस क्या होगा जरा आप बताओगे? प्रोटॉन का NH2, बताओ आगे, नेगेटिव। वेरी नाइस, यही तो सुनना चाहता था। NH2 नेगेटिव, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस बन गया NH2 नेगेटिव। अगर हम इसमें एक प्रोटॉन को जोड़ दें, एक प्रोटॉन को जोड़ दें, तो प्रोटॉन को जोड़ने पर क्या बनेगा जरा बताओगे? इसको प्रोटॉन को जोड़ दिया हमने, तो NH4 पॉजिटिव। इसमें एक प्रोटॉन रिलीज कर दिया, तो NH3 नेगेटिव बना, और NH3 ने फिर से प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, तो NH2 नेगेटिव बना। तो NH3 जो बना है, NH4 पॉजिटिव ने प्रोटॉन को रिलीज किया, NH3 बना। NH3 ने प्रोटॉन को रिलीज किया, NH2 नेगेटिव बना। NH2 नेगेटिव ने प्रोटॉन को गेन किया, NH3 बना। इसने प्रोटॉन को गेन किया तो NH4 पॉजिटिव बना। इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये और इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये। प्रोटॉन को गेन करने के बाद कॉन्जुगेटेड एसिड और प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेटेड, रिपीट कर रहा हूं, प्रोटॉन को गेन करने के बाद कॉन्जुगेटेड एसिड और प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लो बेटा सभी बच्चे, नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने? ठीक है। इसके बाद हम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस कैसा होगा? वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक और वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग होता है। कैसे समझ सकते हैं इसको? देखिए, अगर हमने ये इक्विलिब्रिया लिया, या फिर ऐसा समझते हैं, ये वाला इक्विलिब्रिया लिया, एसिड वाला, HCl वाला, ये इक्विलिब्रिया हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इस इक्विलिब्रिया में टेंडेंसी होती है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से जाता है, तेजी से जाता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा रहता है और काफ़ी सारा H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने की, इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में चलने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आयोनाइज कंडीशन में ही रहना चाहेगा। तो आयोनाइज कंडीशन में रहना चाहेगा तो जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्लो है। रिवर्स रिएक्शन जो स्लो है उसके होने की जो टेंडेंसी है वो भी कम है और एक्सटेंट भी कम है, कम मात्रा में पीछे की तरफ जाएगी। रिजल्ट क्या आएगा कि ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कम जा रहा है, इसका मतलब है ये वीक हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा वो कैसा होगा? वो वीक होगा। ऐसे ये वीक बेस है, तो वीक बेस है तो इसका इक्विलिब्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रहती है। और रिवर्स डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रहती है तो फॉरवर्ड में ये वीक एसिड है, तो रिवर्स में ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। मैं कुछ एसिड बेस के, कुछ एसिड्स के ऐसा करता हूं, कुछ ऐसे ऑक्सी एसिड्स का जो एसिडिक करैक्टर है, जो एसिडिक करैक्टर है उसका एक ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास है HClO, HClO2, HClO3
और HClO4। ये 4 ऑक्सी एसिड हमारे पास है। क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड हमारे पास हैं। इन ऑक्सी एसिड में से कौन सा ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक होगा, ये हम कैसे बताएंगे? तो ध्यान देना है, हम 2 तरीके से बता सकते हैं। पहला, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें +1, बताओ इसका कितना है, +3, इसका कितना होगा, +5 और +7। सेंट्रल एटम क्लोरीन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऑक्सी एसिड ऐसे वैसे स्ट्रांग होता जाएगा। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ग्रेटर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। आपको क्लियर हो गया? ये आप लिख लेना कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ग्रेटर इज द एसिडिक कैरेक्टर। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे इसका +1 है, उससे आगे +3 है, उससे अगले वाले का +5 है, उससे अगले वाले का +7 है, तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा एसिडिक कैरेक्टर भी कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर कैसा होगा, बढ़ता जाएगा। एक और तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम जितने ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन एटम जितने ज्यादा होंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ग्रेटर द ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सी एसिड ग्रेटर द ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सी एसिड्स ग्रेटर द एसिडिक कैरेक्टर। जैसे H3PO4 H3PO3 H3PO2। तो बताओ किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? ऑक्सीजन ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है ना? और सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी देखो, इसमें कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, +5, इसका कितना है +3 और इसका कितना है +1। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से ये फाइंड कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या उसमें जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम जुड़े होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये एसिड का एसिडिक कैरेक्टर आ गया। इनके कॉन्जुगेटेड बेस लिखता हूं। HClO का, सुमित बताओ, HClO का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा? ClO नेगेटिव। वेरी नाइस। विद्वानिस बताओ, HClO2 का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा? एक प्रोटॉन कम कर दो, एक प्रोटॉन कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ClO2 नेगेटिव। इरम बताओ बेटा, इसका HClO3 का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा? हाँ बताओ बेटा, वेरी गुड, क्या होगा? ClO3 नेगेटिव। चलो इरम एक आप बताओ, सुनल बताओ, चलो उसका क्या होगा कॉन्जुगेटेड? वेरी नाइस, ClO4 नेगेटिव। क्या हो जाएगा? ClO4 नेगेटिव। अब बताएं इसमें जो कॉन्जुगेटेड बेस है इसका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा? जो सबसे वीक है उसका सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, और उससे वीक ये और उससे वीक ये। तो इस तरह से कॉन्जुगेटेड बेस का जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस कैसा होगा? वीकेस्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक, स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेटेड एसिड वीक, वीक एसिड का कंजुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग, और वीक एसिड का बोल दिया था, वीक बेस का कंजुगेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग। तो वीक एसिड बेस का कंजुगेटेड बेस एसिड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, एंड वाइस वर्सा। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को एकदम से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम लोग अगला जो थ्योरी है वो है लुईस कंसेप्ट। एसिड और बेस को बताने वाली जो अगली थ्योरी है वो क्या है? लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट क्या कहता है बताओ? लुईस कंसेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड्स। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो लुईस बेस है, और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या है? लुईस एसिड है। तो बिल्कुल आसान है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है
जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो लेकिन वेकेंट डी सब सेल अवेलेबल हो, वे सारे के सारे जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे वे लुईस एसिड होंगे। और ऐसे सारे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन में डोनेट कर सकते हैं, वो कैसे होंगे? वो लुईस बेस होंगे। जो डोनेट कर सकते हैं वो लुईस बेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूं, जैसे BF3। BF3 एक ऐसा सब्सटेंस है, इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जरा बताओगे? BF3 की वैलेंसी सेल में बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 फ्लोरीन के साथ क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद आप ये देखना BF3 जो मॉलिक्यूल बना है उसके सेंट्रल एटम में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो डेफिनेटली ये रिएक्शन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? लुईस बेस हो जाएगा। अगर मैं एक और मॉलिक्यूल अमोनिया को डिस्कस करूं, एक मॉलिक्यूल किसको कर रहा हूं? अमोनिया को डिस्कस कर रहा हूं। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम इसको लुईस स्ट्रक्चर के जरिए ही समझते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और शेयरिंग के बाद इसके वैलेंसी सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट है, ठीक है सब है। लेकिन अब इसके पास एक ऐसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसका इसके स्ट्रक्चर में कोई यूज नहीं हुआ है। अब स्ट्रक्चर में कोई यूज नहीं हुआ है तो रिएक्शन में इसको डोनेट कर सकता है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में कोई यूज नहीं है तो रिएक्शन में ये डोनेट कर सकता है और रिएक्शन में जब ये डोनेट करेगा इसको तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि लुईस कहते हैं, लुईस कंसेप्ट ये कहता है कि ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं वो लुईस एसिड है और ड्यूरिंग द रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं वो क्या है? लुईस बेस है। तो मैं इन्हीं दोनों रिएक्शन की, इन्हीं दोनों सब्सटेंस की सॉरी आपस में होने वाली रिएक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मैंने लिया BF3, मैंने लिया अमोनिया NH3 और अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया के पास क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। आपको याद होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी मैंने यही एग्जांपल लिया था। तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा BF3 को और कैसा बनेगा? BF3 है, अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर आया, तो इसमें ये लुईस एसिड हो गया। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? ये लुईस बेस हो गया। और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमको क्लियर है कि लुईस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान, एसिड बेस की जब आपस में रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस की जो लुईस एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके दौरान कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर BF3 ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन किया। BF3 ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन किया, इसलिए BF3 मॉलिक्यूल लुईस एसिड हो गया। NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। NH3 ने क्या किया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो NH3 हो गया एक लुईस बेस। BF3 लुईस एसिड हो गया और NH3 क्या हो गया? लुईस बेस हो गया। और इस दोनों की रिएक्शन में जो बॉन्ड बना दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें मैं आपको याद होगा कुछ मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको और दे रहा हूं। वो क्या इंफॉर्मेशन है? BF3 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बताओ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। NH3 का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। इसकी शेप कैसी है? ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर
प्लेनर। BF3 की शेप कैसी है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइएंगुलर प्लेनर, और इसकी कैसी है, पैरामेडिकल। ठीक है, और जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये दोनों टेट्राहेड्रल हो जाते हैं, ये भी टेट्राहेड्रल, दोनों ही कैसे हो जाते हैं, टेट्राहेड्रल हो जाते हैं। ये भी टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल, दोनों ही कैसे हो गए, टेट्राहेड्रल हो गए। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों ही मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, टेट्राहेड्रल हो जाते हैं। अब तो एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा हो गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद। तो क्लियर है, BF3 जो लुईस एसिड है, इनिशियली वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में था, उसकी शेप कैसी थी, नोट किया क्या आप लोगों ने, कर लिया ना इस चीज को, नहीं किया है, ट्राइएंगुलर प्लेनर, और इसकी कैसी है, पैरामेडिकल है। ठीक है, और जब ये दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया तो कैसा बन गया, दोनों टेट्राहेड्रल बन गया। बच्चों ने ये नोट कर लिया है। अब हम ये देखें कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं, हमको ये देखना है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनको हम लुईस एसिड की कैटेगरी में रखेंगे, ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनको हम लुईस बेस की कैटेगरी में रखेंगे। तो किन सब्सटेंस को लुईस एसिड और किन सब्सटेंस को लुईस बेस की कैटेगरी में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लुईस एसिड कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो पहली कैटेगरी है कि ऐसे सारे सब्सटेंस, पहली कैटेगरी क्या है कि ऐसे सारे सब्सटेंस जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो लुईस एसिड हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन के दौरान वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सारे सब्सटेंस जिनके पास इनकम्प्लीटली फील्डेड ऐसे सारे सब्सटेंस जिनके पास इनकम्प्लीट वैलेंसी सेल है या आउटर मोस्ट जो सेल है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो हम लुईस एसिड की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि रिएक्शन के दौरान वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो जैसे BF3 है, BCl3 है, देखो इनकी वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट बैलेंसी सेल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये लुईस एसिड हो जाएंगे। ElCl3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड हो जाएंगे। BeCl2 बैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, लुईस एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है वो किस कैटेगरी में माने जाएंगे, वो लुईस एसिड की कैटेगरी में माने जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये मॉलिक्यूल है न्यूट्रल है, सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनमें प्रेजेंट है, वो लुईस एसिड हो सकते हैं। फिर ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन वेकेंट डी सब सेल अवेलेबल है, जैसे SnCl4, SnCl4, SiCl4, इनके अंदर देखिए वेकेंट डी सब सेल प्रेजेंट है। क्या है, वेकेंट डी सब सेल इनके अंदर प्रेजेंट है। अगर वेकेंट डी सब सेल इनके अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएंगे, ये लुईस एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि जो वेकेंट डी सब सेल है उसके अंदर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां अकोमोडेट कर सकते हैं, अपने वेकेंट डी सब सेल के अंदर। तो इनमें अगर वेकेंट डी सब सेल प्रेजेंट है तो ये कैसा हो जाएंगे, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। फिर जो कैटाइन है जैसे Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, देखिए इनके अंदर भी वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट डी सब सेल प्रेजेंट है। केटाइन है, वेकेंट ऑर्बिटल होगा इनके अंदर, तो वेकेंट ऑर्बिटल हैं तो ये भी क्या होंगे, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे होंगे। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और फोर्थ है ऐसे सब्सटेंस जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के साथ सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो लुईस एसिड की कैटेगरी में आएंगे। ये इसको एक्सटेंडेड लुईस कांसेप्ट भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड लुईस कांसेप्ट है। जैसे CO2 है तो CO2 को हम कैसे लिखेंगे, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मल्टीपल बॉन्ड है ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में,
मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये किस कैटेगरी में माने जाएंगे? ये लुईस एसिड की कैटेगरी में माने जाएंगे। SO2 है, इसकी स्ट्रक्चर बनाएं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ज्यादा सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ किससे जुड़ा हुआ है? मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो उसमें क्या हो जाएंगे? ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? ये लुईस एसिड की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लुईस एसिड के बाद अब हम लोग लुईस बेस डिस्कस करेंगे। लुईस बेस के अंदर हम किन सब्सटेंस को इंक्लूड करते हैं? तो पहली बात है कि ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और रिएक्शन में उसको डोनेट कर सकते हैं। ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनका उसकी खुद की स्ट्रक्चर में कोई यूज नहीं हुआ है, वो उसको रिएक्शन में डोनेट कर पाएंगे, तो उनको हम लुईस बेस की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे NH3 है, देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? लुईस बेस हो जाएगा। इसके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, प्राइमरी अमीन RNH2, सेकेंडरी अमीन R2NH, टर्सरी अमीन R3N। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये लुईस बेस हो जाएंगे। वाटर जैसे सब्सटेंस है, जैसे वाटर है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसका अल्काइल डेरिवेटिव हम लेते हैं अल्कोहल, डाई अल्काइल डेरिवेटिव हो जाता है ईथर। तो अल्कोहल है ROH, तो इसके पास देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको वो रिएक्शन में डोनेट कर सकता है। ईथर ROR, ये रिएक्शन में डोनेट कर सकता है। RSH, RSR, तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये रिएक्शन में इसको क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। तो इसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? इसको लुईस बेस की कैटेगरी में रखेंगे। किस में रखेंगे? लुईस बेस कैटेगरी में रखेंगे। और भी लिख सकते हैं, PH3 है, R3P है, तो बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं। हमको क्या देखना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होना चाहिए, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर है तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? लुईस बेस की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा क्या है? एनाइन है, जैसे X नेगेटिव। X नेगेटिव में कौन कौन आ सकता है बताओ? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जितने भी एनाइन होंगे ये क्या कर सकते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? लुईस बेस हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? लुईस बेस आ जाएंगे। इसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है, और ये मल्टीपल बॉन्ड कई तरह से यूनिक हो सकता है। एक तो आइडेंटिकल एटम के बीच में जैसे बना हुआ है, तो हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो सिमिलर एटम के बीच में ये बना हुआ है, तो ये लुईस बेस की कैटेगरी में आ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड लुईस बेस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ये कौन सा कंसेप्ट माना जाएगा? ये कंसेप्ट आएगा एक्सटेंडेड लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। तो ये वाला और इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये वाला, ये एक्सटेंडेड लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, एक्सटेंडेड कंसेप्ट है। एग्जाम्पल आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल के बाद हम वापस पहुंचते हैं अपने थ्योरी वाले पेजेस पर। तो सभी बच्चों को क्लियर है कि लुईस